आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। यह है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 27 दिसंबर 2025। चलिए आज की सबसे बड़ी खबरों का विश्लेषण शुरू करते हैं। और आज की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने पॉलिटी और गवर्नेंस के गलियारों में एक तरह से हलचल मचा दी है जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स जारी किए हैं, उनके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, आंकड़े बहुत बड़े हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इस पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा सालाना अपडेट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसके पीछे एक खास प्रक्रिया है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर कहा जा रहा है। एसआईआर जी। अभी समझना जरूरी है कि ये सामान्य सालाना रिवीजन से कैसे अलग है, क्योंकि यहीं पर सारे विवाद की जड़ छुपी हुई है। हाँ, क्योंकि हर साल वोटर लिस्ट अपडेट तो होती ही है। मेरा मतलब है, नए वोटर्स जुड़ते हैं, जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम हटते हैं, पते बदलते हैं। ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना। सही। तो फिर इस एसआईआर में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या अलग हो रहा है कि इतने लाखों नाम एक साथ एक झटके में हटा दिए गए? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जो सामान्य रिवीजन होता है वो एक अपडेट जैसा है, मौजूदा लिस्ट को ही सुधारा जाता है। लेकिन ये एसआईआर एक डीनोवो एन्यूमरेशन है। डीनोवो, ये क्या टर्म है? डीनोवो एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है फ्रॉम द न्यू, यानी नए सिरे से, मतलब शून्य से। तो ईसीआई पुरानी लिस्ट को सिर्फ अपडेट नहीं कर रही है, अच्छा, बल्कि एक तरह से पूरी की पूरी लिस्ट ही नए सिरे से बना रही है। इसके लिए वो घर घर जाकर वेरिफिकेशन का दावा कर रही है। लेकिन अगर घर घर जाकर वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसमें समस्या क्या है? ये तो सुनने में और भी अच्छा लग रहा है। इससे तो लिस्ट और ज्यादा क्लीन और एक्यूरेट हो जाएगी। थियोरेटिकली हाँ, सुनने में तो यही लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, पर समस्या प्रक्रिया के एक हिस्से में है, एक शर्त में जिसे लेगेसी लिंकेज कहा जा रहा है। लेगेसी लिंकेज मतलब? इस शर्त के तहत वोटर्स को ये साबित करने पड़ रहा है कि वो या उनके कोई पूर्वज, जिसे माता-पिता या दादा-दादी 2002 से 2005 के बीच की किसी वोटर लिस्ट में थे। एक मिनट, आज अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए लगभग 20-22 साल पुराना कोई दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आपको आज के अपने दस्तावेजों को उस 20 साल पुरानी लिस्ट से जोड़कर दिखाना होगा। ईसीआई का तर्क ये है कि इसका मकसद डुप्लीकेट वोटर्स और अवैध प्रवासियों को हटाना है, जिससे एक प्योर इलेक्टोरल रोल बन सके। 20 साल पुराना रिकॉर्ड, ये तो बहुत से लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, खासकर उन परिवारों के लिए जो शायद एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हुए हैं। बिल्कुल। या जिनके पास पुरानी दस्तावेज सहेज कर रखने की सुविधा नहीं है। या मान लीजिए बाढ़ में, आग में दस्तावेज नष्ट हो गए, उनका क्या होगा? लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसा पहले भी कहीं हुआ है? ये कोई पहला प्रयोग है या इसका कोई प्रेसिडेंट है? नहीं, ये पहला प्रयोग नहीं है और इसका जो प्रेसिडेंट है वो काफी चिंताजनक है। बिहार में इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी। अच्छा, बिहार में? जी, और वहां 68 लाख नाम हटाए गए थे। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग बात थी, सबसे चौंकाने वाली बात, वो ये थी कि इस प्रक्रिया के बाद बिहार के इलेक्टोरेट का फीमेल जेंडर रेशियो, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या, वो 907 से घटकर 892 रह गई थी। ओह, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इसका मतलब तो साफ है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम लिस्ट से कहीं ज्यादा काटे गए। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस तरह की जो दस्तावेजी प्रक्रियाएं होती हैं, उनका सबसे बुरा असर समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर पड़ता है। महिलाएं, प्रवासी मजदूर, दलित, आदिवासी, घुमंतू समुदाय, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। बिल्कुल। महिलाओं के पास अक्सर अपने नाम पर प्रॉपर्टी या पुराने दस्तावेज नहीं होते। शादी के बाद उनका सरनेम बदल जाता है, उनका पता बदल जाता है। ऐसे में एक महिला के लिए 20 साल पुराना लेगेसी लिंकेज साबित करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बिहार का डेटा यही दिखाता है कि चुनावी शुद्धता की इस कवायद में सबसे ज्यादा कीमत महिलाओं ने चुकाई है। तो यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये सीधा जीएस पेपर 2 का मुद्दा है। ईसीआई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और नीतियों का डिजाइन और कार्यान्वयन,
और प्रीलिम्स में भी आरपीए 1950 के सेक्शंस जैसे सेक्शन 21 जो इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी से जुड़ा है, या फिर आर्टिकल 324 के तहत ईसीआई की शक्तियों पर सवाल बन सकता है। अच्छा, तो अब इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े कुछ खास टर्म्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, जैसे आपने एसआईआर और लेगेसी लिंकेज तो समझा दिया। एक और शब्द है एएसडी लिस्ट, ये क्या है? एएसडी का मतलब है एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड, यानी वो वोटर्स जो या तो अपने दिए गए पते पर मौजूद नहीं हैं, या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हर रिवीजन में ऐसी एक लिस्ट बनती है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ठीक है। लेकिन इस बार जो सबसे विवादास्पद चीज है वो है एल्गोरिथमिक डिलीशन। एल्गोरिथमिक डिलीशन, ये नाम से ही थोड़ा खतरनाक लग रहा है। इसका मतलब क्या कंप्यूटर खुद ही नाम हटा रहा है? बिल्कुल, आप सही समझें। इसका मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज यानी तार्किक विसंगतियों के आधार पर नाम हटाए जा रहे हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए 2002 की पुरानी लिस्ट में किसी का नाम सुरेश कुमार लिखा है और आज के आधार कार्ड में सुरेश के लिखा है। या मान लीजिए पिता के नाम में चंद्रा की स्पेलिंग में एक ही जगह ई हो गया है। सॉफ्टवेयर इसे एक मिसमैच मानेगा, एक तार्किक विसंगति, और उस नाम पर एक रेड फ्लैग लगा देगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बिना किसी फील्ड वेरिफिकेशन के हो रहा है। क्या? बिना फील्ड वेरिफिकेशन? जी, कई मामलों में ये सीधे सॉफ्टवेयर के जरिए ही हो रहा है। मतलब किसी अधिकारी ने जमीन पर जाकर ये जांच नहीं की कि क्या सुरेश कुमार और सुरेश के एक ही व्यक्ति हैं या नहीं। ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती या कोई क्लेरिकल एरर किसी के वोट देने के मौलिक अधिकार को छीन सकती है। यही इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी आलोचना है। अब अगर हम इसका मेंस के नजरिए से विश्लेषण करें तो 4 बड़े मुद्दे सामने आते हैं। ठीक है। पहला, डिजिटल शुद्धता का एक्सक्लूजनरी स्वभाव, मतलब डिजिटल प्योरिटी के नाम पर लोगों को बाहर किया जा रहा है। ईसीआई जिस 2002 के डेटा को आधार बना रहे हैं वो ज्यादातर मशीन रीडेबल नहीं था, उसे बाद में मैन्युअली डिजिटाइज किया गया। अच्छा। और उस प्रक्रिया में बहुत सारी मानवीय गलतियां हुई। अब एक फ्लॉड डेटा को पवित्र या सैक्रोसैंक्ट मानकर आज के नागरिकों से उसे मैच करने को कहा जा रहा है। यहाँ पर तकनीक जो एक सुविधा होनी चाहिए वो नागरिकों के मौलिक अधिकार के ऊपर एक फिल्टर बन गई है। और दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा और शायद सबसे बड़ा संवैधानिक मुद्दा है सबूत के बोझ का उलटना, जिसे हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह साबित करना राज्य की यानी सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई नागरिक वोटर बनने के अयोग्य है। बर्डन ऑफ प्रूफ राज्य पर होता है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया में ये जिम्मेदारी नागरिक पर डाल दी गई है कि वो अपनी योग्यता फिर से साबित करे। मतलब गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट जैसा कुछ। आप कह सकते हैं यहाँ इनएलिजिबल अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ एलिजिबल अगेन का मामला है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। एक नागरिक को जो सालों से वोट देता आ रहा है उसे बार बार अपनी नागरिकता और अधिकार क्यों साबित करने पड़े? लेकिन सरकार या ईसीआई का तर्क ये भी हो सकता है कि अगर हमें चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाना है तो कुछ कड़े कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। क्या लाखों फर्जी वोटरों का लिस्ट में बने रहना ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है? ये एक जायज सवाल है और कोई भी फर्जी वोटरों को सिस्टम में नहीं चाहता। इलेक्टोरल रोल की इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि सफाई करने का तरीका क्या है। क्या आप घर की सफाई करने के लिए पूरे घर में आग लगा देंगे? यहाँ स्टैटिस्टिक्स में हम 2 तरह की गलतियों की बात करते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर है एक योग्य वोटर का नाम गलती से कट जाना, और टाइप 2 एरर है एक अयोग्य वोटर का नाम गलती से लिस्ट में रह जाना। ठीक है। एक लोकतंत्र के लिए टाइप 1 एरर यानी एक भी निर्दोष नागरिक के अधिकार का हनन टाइप 2 एरर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। 1000 फर्जी वोटर शायद चुनाव का नतीजा ना बदल पाए, लेकिन एक भी असली वोटर का अधिकार छीनना लोकतंत्र के सिद्धांत पर हमला है। सही बात है। और तीसरा मुद्दा है प्रशासनिक गेटकीपिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव गेटकीपिंग। जिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं उन्हें अपील करने के लिए एक सिंगल विंडो दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह खिड़की भी एक फिल्टर की तरह काम कर रही है। कैसे? आप सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर जो दिन भर काम करके अपना घर चलाता है,
उसके पास इतना समय, संसाधन या जानकारी कहाँ है कि वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, फॉर्म भरे और अपील करे। जिन लोगों में साक्षरता या सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल की कमी है, वे इस प्रक्रिया से भी बाहर हो जाते हैं। ये प्रक्रिया खुद में ही एक बाधा है। और चौथा मुद्दा जो राज्यों से जुड़ा है, फेडरल फ्रिक्शन वाला। हाँ, चौथा बिंदु है संघीय टकराव, फेडरल फ्रिक्शन। चुनाव वैसे तो कंकरेंट लिस्ट का विषय है, लेकिन वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया ईसीआई तय करती है। राज्य सरकारें, खासकर पश्चिम बंगाल, कह रही हैं कि ये प्रक्रिया ही गलत है। उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? उनका तर्क है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के तहत इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स यानी ईआरओज वैधानिक अधिकारी हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं। जमीनी स्तर पर नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम अधिकार उन्हीं का है। लेकिन इस नई प्रक्रिया में एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर ईआरओज को बाईपास कर रहा है। ईआरओज को बस ऊपर से आई लिस्ट को अप्रूव करने को कहा जा रहा है। ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र और आरपीए एक्ट की भावना दोनों का उल्लंघन है। तो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म में तो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां भारी अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। लाखों लोग अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। ये मामला निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएगा और एक बड़ा कानूनी विवाद खड़ा होगा। और लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में ईसीआई जैसी संस्था की निष्पक्षता पर से लोगों का भरोसा कम हो सकता है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव के लिए अच्छा नहीं है। और इसका असर भविष्य के डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस यानी परिसीमन पर भी पड़ सकता है, जहां लोकसभा सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। अगर किसी राज्य की वोटर संख्या ही कम हो जाए तो उसकी राजनीतिक शक्ति भी कम हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है? अगर ये प्रक्रिया फ्लॉड है तो बेहतर तरीका क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखिए, समाधान हमेशा संतुलन में होता है। 3 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, हाइब्रिड वेरिफिकेशन। आप डुप्लीकेसी पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए, डिजिटल फ्लैगिंग कीजिए, लेकिन उसके बाद अनिवार्य रूप से फिजिकल वेरिफिकेशन हो। मतलब इंसान का दखल जरूरी है। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर सिर्फ शक पैदा कर सकता है, फैसला जमीन पर जाकर एक इंसान को ही करना चाहिए। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। ईसीआई को ये डेटा सार्वजनिक करना चाहिए कि जो नाम हटाए गए हैं उनका लिंग, आयु और समुदाय क्या है। इससे ये पता चल सकेगा कि इसका किसी खास वर्ग पर ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट असर तो नहीं पड़ रहा। और तीसरा? और तीसरा, एम्पावरिंग ईआरओज। ईआरओ की जो वैधानिक शक्तियां हैं उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। तकनीक को उनका सहायक होना चाहिए, उनका बॉस नहीं। टेक्नोलॉजी शुड बी एन एनेबलर, नॉट अ गेटकीपर। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब गवर्नेंस से जुड़ी अगली खबर पर चलते हैं। ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन से ही जुड़ी है। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वीं राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। जी। इस साल की थीम है विकसित भारत के लिए ह्यूमन कैपिटल। ये ह्यूमन कैपिटल शब्द हम बहुत सुनते हैं, पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये ह्यूमन रिसोर्स या डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसा ही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये शब्द आपस में जुड़े हैं, पर इनमें एक वैचारिक अंतर है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव एक संसाधन के रूप में। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है हमारी युवा आबादी का हमें क्या फायदा मिल सकता है। डिविडेंड एक ऐसी चीज है जो आपको मिलती है, आप उसका फायदा उठाते हैं। ठीक है। लेकिन कैपिटल यानी पूंजी एक ऐसी चीज है जिसमें आप निवेश करते हैं ताकि वो और बढ़े। जैसे आप फैक्ट्री में निवेश करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि अब सरकार आबादी को सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट मान रही है, एक रणनीतिक संपत्ति, अ स्ट्रेटेजिक एसेट जिसमें निवेश करके उसे और मूल्यवान बनाना है। ये तो वाकई एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, सोच में एक बड़ा बदलाव। इसका मतलब है कि सरकार अब ये मान रही है कि सिर्फ सड़कें, पोर्ट्स और फैक्ट्रीज बनाने से, यानी सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिकल लक्ष्य पूरा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, जब तक कि देश के लोगों की सेहत, शिक्षा और स्किल्स पर निवेश न किया जाए। एकदम सही। और ये सम्मेलन इसी सोच को जमीन पर उतारने का एक प्लेटफॉर्म है। ये केंद्र और राज्यों के बीच साइलोस को तोड़ने, मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने दायरे में काम करते हैं, उस प्रवृत्ति को तोड़ने और टीम इंडिया की भावना को बढ़ावा देने के लिए 2022 यानी 2022 में धर्मशाला से शुरू हुआ था। अच्छा, ये 5वां सम्मेलन है, तो ये 2022 में शुरू हुआ था। जी, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां देश के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स यानी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज
और केंद्र के कैबिनेट सेक्रेटरी एक साथ बैठकर नीतियों के कार्यान्वयन पर चर्चा करते हैं। इस साल के सम्मेलन के मुख्य फोकस एरिया क्या है? किन बातों पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है? 5 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित है जो एक इंसान के जीवन के हर चरण को कवर करते हैं। पहला है प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी आंगनवाड़ी और प्री स्कूल। दूसरा है स्कूलिंग, तीसरा है स्किलिंग यानी वोकेशनल ट्रेनिंग, चौथा है उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, और पांचवा है खेल और पाठ्येतर गतिविधियां, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स। मतलब जन्म से लेकर रोजगार तक पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट चेन पर फोकस है। बिल्कुल। इसके अलावा एक विशेष सत्र एग्री स्टैक पर भी है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक डिजिटल आधार बनाने की परियोजना है, जिसमें हर किसान की जमीन का रिकॉर्ड, फसल का पैटर्न, सब कुछ डिजिटली मैप किया जाएगा। लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जब भी बात होती है तो कुछ असहमतियां भी सामने आती हैं। क्या इस मोर्चे पर सब कुछ ठीक है? क्या राज्यों की कुछ चिंताएं भी हैं? बिल्कुल है, और यही इस सम्मेलन का सबसे बड़ा टेस्ट है। ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब कई राज्य नए वीबीजी रामजी एक्ट का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये वो एक्ट है जो MGNRA की जगह लाया गया है। जी, इस नए एक्ट में केंद्र और राज्य के बीच 60-40 का फंडिंग पैटर्न है, जिससे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। तो एक तरफ केंद्र ह्यूमन कैपिटल में निवेश की बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य कह रहे हैं कि उनके पास पहले से ही फंड्स की कमी है। मतलब इरादे और अमल में एक अंतर दिख रहा है। हाँ, ह्यूमन कैपिटल बनाने की सफलता पूरी तरह से राज्यों की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करती है, जो अभी GST कॉम्पनसेशन खत्म होने के बाद से वैसे ही तनाव में है। तो ये देखना होगा कि इस सम्मेलन से सिर्फ बातें निकलती हैं या राज्यों की वित्तीय चिंताओं का कोई ठोस समाधान भी निकलता है। बिल्कुल, मतलब ये कि नीतियां अच्छी हैं, इरादे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन असली चुनौती उनके फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन में है। चलिए, इकोनॉमी और गवर्नेंस के मेल से एक और बड़ी खबर पर आते हैं। कोयला मंत्रालय ने कोयलरी कंट्रोल अमेंडमेंट रूल्स 2025 को अधिसूचित किया है। ये क्या है और इससे क्या बदलेगा? संक्षेप में कहें तो ये कोयला क्षेत्र में लाइसेंस राज की खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लाइसेंस राज को खत्म करना मतलब डीरेगुलेशन। जी, डीरेगुलेशन एंड इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें रूल 9 में संशोधन किया गया है। पहले किसी भी कोयला खदान या उसकी किसी खास सीम मतलब परत को खोलने के लिए खदान मालिकों को कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी CCO से लिखित अनुमति लेनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था, ब्यूरोक्रेसी थी। ठीक है। अब ये शक्ति सीधे कोयला कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई है। मतलब कंपनी का बोर्ड खुद ही फैसला ले सकता है कि कब और कौन सी खदान खोलनी है। तो इसका सीधा फायदा क्या होगा? इससे नई खदानों को चालू करने में लगने वाला समय सरकार का अनुमान है 2 महीने तक कम हो सकता है। इसका मतलब है कि घरेलू कोयला उत्पादन तेजी से बढ़ेगा और हमें विदेशों से, खासकर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से कोयला कम आयात करना पड़ेगा। इससे तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। बिल्कुल, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कदम है। सरकार अब परमिशन देने की बजाय सेल्फ सर्टिफिकेशन और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर भरोसा जता रही है। लेकिन जब भी हम डीरेगुलेशन और सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो एक डर भी साथ आता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दौड़ में कहीं हम ईज ऑफ बाईपासिंग रेगुलेशंस की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, खासकर कोयला जैसे सेक्टर में जहां पर पर्यावरण और सुरक्षा के मुद्दे बहुत बड़े होते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही इस सुधार की सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार ने कुछ सुरक्षा उपाय, सेफगार्ड्स रखे हैं, जैसे कंपनियों को बोर्ड की मंजूरी के बाद भी CCO को जानकारी देनी होगी। CCO एक तरह से रिकॉर्ड रखेगा। और क्या सेफगार्ड्स है? जो प्रोप्राइटरी फर्म्स हैं यानी एकल स्वामित्व वाली छोटी फर्में, उन्हें अभी भी CCO की अनुमति लेनी होगी। ये छूट सिर्फ बड़ी कंपनियों को दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा जोखिम यही है कि अगर कंपनियों के बोर्ड मुनाफे को अनुपालन यानी कंप्लायंस से ऊपर रखने लगें तो पर्यावरण और सुरक्षा मानदंडों से समझौता हो सकता है। तो इसका समाधान क्या है? CCO की भूमिका अब क्या होगी? अब CCO की भूमिका बदलनी होगी। उसे परमिटिंग से ऑडिटिंग की ओर बढ़ना होगा। मतलब अनुमति देने वाले की बजाय निगरानी और जांच करने वाले की भूमिका निभानी होगी। उसे औचक निरीक्षण करने होंगे और अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाना होगा। तो यहाँ भी थीम वही है, सरकार रेगुलेशन कम कर रही है और इंडस्ट्री पर भरोसा जता रही है। लेकिन असली परीक्षा इस भरोसे के सही इस्तेमाल की होगी।
अब एक और खबर पर आते हैं, जहां एक संस्था की स्वायत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। साहित्य अकादमी को अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा रद्द करनी पड़ी है। ये क्यों हुआ? जी, ये काफी चिंताजनक खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU में पुनर्गठन प्रक्रिया का हवाला देते हुए एक निर्देश जारी किया, जिसके कारण पुरस्कारों पर रोक लग गई। पुनर्गठन प्रक्रिया, इसका क्या मतलब है? साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है और इसी अस्पष्टता के कारण आलोचक कह रहे हैं कि ये संस्था की स्वायत्ता पर सीधा हमला है। साहित्य अकादमी के बारे में कुछ बताइए। क्या ये एक पूरी तरह से सरकारी संस्था है? यही सबसे दिलचस्प बात है। साहित्य अकादमी भारत की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसे फंड तो सरकार से मिलता है, लेकिन ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। इसका मतलब है कि इसे स्वायत्त यानी ऑटोनोमसली काम करना चाहिए। और इसका इतिहास भी काफी स्वतंत्र आवाज का रहा है। बिल्कुल। आपको 2015 का अवार्ड वापसी अभियान याद होगा। देश में बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में कई लेखकों ने अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिए थे। उस समय अकादमी सरकार के खिलाफ असहमति और विरोध का एक बड़ा मंच बन गई थी। तो इस ताजा घटना का विश्लेषण क्या कहता है? ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसकी कुछ गहरे मायने हैं? इसे ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच का एक क्लासिक उदाहरण माना जा रहा है। ये दिखाता है कि जब सांस्कृतिक और अकादमिक संस्थाएं वित्तीय रूप से राज्य पर निर्भर होती हैं, तो उनकी स्वायत्तता कितनी नाजुक हो सकती है। मतलब ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून वाली बात। कुछ हद तक। अगर कल को पुरस्कार विजेताओं का चयन भी मंत्रालय की मंजूरी पर निर्भर हो जाएगा, तो इन पुरस्कारों की विश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी। ये GS पेपर 2 के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है, जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के मुद्दे को उजागर करती है। तो यहाँ भारत के अंदर एक संस्था की स्वायत्ता पर सवाल उठ रहा है। चलिए अब भारत के बाहर देखते हैं, जहाँ एक पूरे देश की संप्रभुता का सवाल एक बड़े भू राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये आज की सबसे बड़ी खबर है। हम बात कर रहे हैं सोमालीलैंड की, जिसे इजराइल ने एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक ऐतिहासिक और भू राजनीति को बदलने वाला कदम है। गेम चेंजर मूव है। इजराइल पहला UN सदस्य देश बन गया है जिसने सोमालीलैंड को मान्यता दी है। पहला UN सदस्य देश? जी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति के साथ एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। और जैसा कि अपेक्षित था, इस कदम की सोमालिया, मिस्र, तुर्की और पूरे अफ्रीकी संघ ने तुरंत निंदा की है। आगे बढ़ने से पहले हमारे लिसनर्स के लिए सोमालीलैंड का थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए। ये कहाँ है और इसकी कहानी क्या है? कई लोगों ने शायद इसका नाम पहली बार सुना हो। जरूर। सोमालीलैंड सोमालिया का एक उत्तर पश्चिमी हिस्सा है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। कैसे? ये गल्फ ऑफ एडन पर स्थित है और बाबेल मंडेब जल डमरू मध्य को देखता है, जो रेड सी का एंट्रेंस है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है। और इसकी कहानी क्या है? ये सोमालिया से अलग क्यों हुआ? 1991 में जब सोमालिया में गृह युद्ध छिड़ा और सरकार गिर गई, तो सोमालीलैंड ने खुद को एक तरफा स्वतंत्र घोषित कर दिया। पिछले 30 से ज़्यादा सालों से इसकी अपनी सरकार है, अपनी मुद्रा है, अपनी सेना है, और ये सोमालिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्थिर और लोकतांत्रिक है। लेकिन आज तक इसे किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी थी। तो इसे मान्यता क्यों नहीं मिली थी, अगर ये इतना स्थिर और लोकतांत्रिक है? इसकी मुख्य वजह अफ्रीकी संघ का एक अलिखित नियम है। ये नियम कहता है कि अफ्रीका में औपनिवेशिक काल यानी कॉलोनियल एरा में जो सीमाएं बना दी गई थीं, उन्हें नहीं बदला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अफ्रीका में हजारों जनजातियां और जातीय समूह हैं। अगर एक देश को तोड़ने की इजाजत दी गई, तो पूरे महाद्वीप में अलगाववादी आंदोलनों की बाढ़ आ जाएगी और अस्थिरता फैल जाएगी। इसी डर से किसी ने सोमालीलैंड को मान्यता नहीं दी। तो अब अचानक इजराइल ने ये कदम क्यों उठाया? उसका क्या फायदा इसमें? इसके पीछे इजराइल की बहुत गहरी रणनीतिक गणना है, अ डीप स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, सुरक्षा। सुरक्षा कैसे? जैसा मैंने बताया, सोमालीलैंड बाबल मंडेब जलडमरू मध्य के पास है। यहीं पास में यमन है, जहां से हूती विद्रोही जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं, जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है।
सोमालीलैंड में एक सैन्य या खुफिया अड्डा मिलने से इजराइल को इस पूरे क्षेत्र में हूती और ईरानी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक रणनीतिक फुटहोल्ड मिल जाएगा। अच्छा, तो ये ईरान कंटेनमेंट पॉलिसी का हिस्सा है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है कूटनीति। इस एक कदम से इजराइल ने अफ्रीकी संघ की औपनिवेशिक सीमाओं वाली दशकों पुरानी सहमति को तोड़ दिया है। यह अफ्रीका में इजराइल के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करता है और दूसरे देशों के लिए भी एक रास्ता खोलता है जो शायद सोमालीलैंड को मान्यता देना चाहते हैं लेकिन पहला कदम उठाने से डर रहे थे। इस क्षेत्र पर और बाकी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ेगी। सोमालिया इसे अपनी क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन मान रहा है और उसने इजराइल से रिश्ते तोड़ने की धमकी दी है। मिस्र और तुर्की, जिनके सोमालिया से अच्छे संबंध हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। और इथोपिया, उसका क्या रुख है? दूसरी तरफ इथोपिया शायद खुश होगा। इथोपिया एक लैंडलॉक्ड देश है। उसने हाल ही में सोमालीलैंड के साथ उसके बर्बरा बंदरगाह तक पहुंच के लिए एक MOU साइन किया था, जिसका सोमालिया ने बहुत विरोध किया था। अब इजराइल की मान्यता से इथोपिया को अपने कदम को सही ठहराने का एक और कारण मिल गया है। अब सबसे बड़ा सवाल भारत के लिए, इसके क्या मायने हैं? ये हमारे लिए एक दुविधा और डायलेमा क्यों है? भारत के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है। एक तरफ भारत हमेशा से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थक रहा है। हमारा अपना रुख कश्मीर पर इसी सिद्धांत पर आधारित है। सही। ऐसे में किसी ब्रेकअवे स्टेट यानी टूटकर अलग हुए राज्य को मान्यता देना एक बहुत मुश्किल मिसाल कायम करता है। कल को कोई और देश भी भारत के आंतरिक मामलों में ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। और दूसरी तरफ डायलेमा का दूसरा पहलू क्या है? दूसरी ओर एक स्थिर, लोकतांत्रिक और पश्चिमी देशों का समर्थक सोमालीलैंड हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन IOR में भारत के लिए एक मूल्यवान भागीदार हो सकता है। वो समुद्री डकैती से निपटने और महत्वपूर्ण शिपिंग लेन को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। तो भारत का अगला कदम क्या होगा? वो वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगा। वो देखेगा कि अमेरिका और दूसरे बड़े देश, खासकर UAE और सऊदी अरब, इस पर क्या रुख अपनाते हैं। भारत के लिए दोनों पक्ष महत्वपूर्ण हैं, सिद्धांत भी और राजनीतिक हित भी। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से ही जुड़ी एक और खबर है जो भारत और अमेरिका से संबंधित है। विदेश मंत्रालय MEA ने पुष्टि की है कि भारतीय आवेदकों के लिए हजारों H1 वीजा साक्षात्कार अचानक रद्द कर दिए गए हैं। जी, ये भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी और बुरी खबर है। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? क्या कोई तकनीकी समस्या है? नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार इसका कारण आवेदकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की गहन जांच करना है। यह एक नया और बहुत ही विवादास्पद जांच उपाय है। सोशल मीडिया की जांच? हाँ, यह एक्सट्रीम वेटिंग के उस वैश्विक चलन का हिस्सा है जहां सरकारें वीजा देने से पहले लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों पर भी नजर रख रही हैं। वो देखते हैं कि आवेदक ने क्या पोस्ट किया है, क्या लाइक किया है, वो किन समूहों का हिस्सा है। इससे तो गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी होती हैं। बिल्कुल। इससे वीजा प्रक्रिया में गोपनीयता की चिंताएं तो बढ़ती ही हैं, साथ ही ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। किसका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपत्तिजनक है और किसका नहीं, ये तय करने का कोई साफ पैमाना नहीं है। इसका सीधा और बुरा असर भारतीय IT सेक्टर और उन हजारों प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा जो अमेरिका जाकर काम करने का सपना देख रहे हैं। और विदेश मंत्रालय से ही एक और खबर प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन को लेके है। ललित मोदी और विजय माल्या का एक वीडियो सामने आने के बाद MEA ने उन्हें भारत वापस लाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? सालों हो गए हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच 1993 की एक प्रत्यर्पण संधि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो है, लेकिन प्रक्रिया बेहद जटिल और धीमी है। इसकी मुख्य वजह क्या है? ब्रिटिश अदालतें वो अक्सर यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 3 का हवाला देती हैं, जो अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा देता है। वो भारतीय जेलों की खराब स्थिति जैसे ओवरक्राउडिंग और हिंसा का हवाला देकर प्रत्यर्पण से इनकार कर देती हैं। तो MEA का ये बयान क्या सिर्फ एक रूटीन बयान है? नहीं, इसे सिर्फ एक बयान की तरह नहीं देखना चाहिए। MEA का ये बयान न्यायिक बाधाओं के बावजूद लगातार राजनीतिक और राजनीतिक दबाव बनाए रखने की भारत की रणनीति का एक संकेत है।
भारत ब्रिटेन को ये संदेश दे रहा है कि हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। साल 2025 के अंत में जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है। जी, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। अ ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। बिल्कुल, लेकिन 2026 के लिए कुछ बड़ी चुनौतियां भी दिख रही हैं। हाँ, और सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका से आ रही है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% का पारस्परिक टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। साथ ही भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर एक अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। ये दोनों कदम हमारे निर्यात के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन आंकड़े तो ये भी दिखा रहे हैं कि इन टैरिफ के बावजूद नवंबर 2025 में अमेरिका को हमारा निर्यात सुधरा है। ये कैसे संभव हुआ? ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी लग रहा है। इसका कारण है रुपये का प्रबंधित अवमूल्यन, अ मैनेज्ड डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी। उसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि आरबीआई ने रुपये को डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर होने दिया है। रुपया अब 90 प्रति डॉलर से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब रुपया कमजोर होता है तो भारतीय सामान विदेशी खरीदारों के लिए, जैसे अमेरिकी आयातक के लिए, सस्ते हो जाते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए एक भारतीय शर्ट पहले $10 की थी, अब रुपया कमजोर होने से वो $9 की हो गई। तो उस पर अगर 25% टैरिफ लगा भी तो भी उसकी अंतिम कीमत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इस सस्तेपन ने टैरिफ से बढ़ी हुई कीमतों के असर को कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये तो एक बहुत ही महीन संतुलन है जिसे आरबीआई साधने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हुआ तो हमारा इंपोर्ट बिल, खासकर कच्चे तेल का, बढ़ जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। और देश के अंदर खपत यानी कंजम्पशन का क्या हाल है? क्या लोग खर्च कर रहे हैं? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है जिसे अर्थशास्त्री के शेप्ड रिकवरी कहते हैं। के शेप्ड? हाँ, अंग्रेजी के अक्षर के की तरह, जिसमें एक रेखा ऊपर जाती है और एक नीचे। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से, जैसे अमीर वर्ग, संगठित क्षेत्र, आईटी प्रोफेशनल्स, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी खपत बढ़ रही है। ये के की ऊपर जाती हुई रेखा है। और नीचे जाती हुई रेखा? वो गरीब वर्ग, असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है, जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और उनकी खपत या तो स्थिर है या कम हो रही है। ग्रामीण मांग में हाल में कुछ सुधार दिखा है, शायद अच्छी फसल की वजह से, लेकिन शहरी मध्यम वर्ग की खपत अभी भी धीमी है। और निवेश का क्या माहौल है? क्या नई फैक्ट्रियां लग रही हैं? निजी निवेश अभी भी रुका हुआ है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज स्लगिश। इसकी एक बड़ी वजह है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो 75-75 से 77% पर अटका हुआ है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश की फैक्ट्रियां अपनी कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर रही हैं। अगर ये 75% है, 75%, तो मतलब 25% क्षमता अभी भी खाली पड़ी है। तो जब तक ये 80% से ऊपर नहीं जाता, तब तक कोई भी कंपनी नई फैक्ट्री लगाने में निवेश क्यों करेगी? वो पहले अपनी मौजूदा क्षमता का ही पूरा इस्तेमाल करेगी। सही बात है। फिलहाल हमारी अर्थव्यवस्था को सर्विसेज सेक्टर ने बचा रखा है, लेकिन जैसा हमने पहले चर्चा की, H1B वीजा का मुद्दा इस सेक्टर के लिए भी एक सीधा खतरा है। अर्थव्यवस्था से ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी ने घोषणा की है कि जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए नया आधार वर्ष बेस ईयर 2022-23 होगा। जी, ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सुधार है जो काफी समय से पेंडिंग था। ये आधार वर्ष बदलने का क्या मतलब होता है और इससे क्या फर्क पड़ता है? आधार वर्ष वो साल होता है जिसके मूल्यों के आधार पर हम आज की आर्थिक वृद्धि को मापते हैं। अभी तक हम 2011-12, 2011-12 को आधार वर्ष मान रहे थे। इसका मतलब है कि हम ये देख रहे थे कि 2011-12 के मुकाबले आज अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। ठीक है। लेकिन पिछले 10-12 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे खर्च करने का तरीका, कंजम्पशन पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। कैसे बदल गया है? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। 2011-12 में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा नहीं थे। ऑनलाइन शॉपिंग, जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन, डिजिटल पेमेंट्स, ये सब या तो थे ही नहीं या बहुत शुरुआती दौर में थे। सही। आज ये सब हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है।
तो जब हम आधार वर्ष को 2022-23 पर लाएंगे तो जीडीपी की गणना में इन नई चीजों और सेवाओं के मूल्य को सही वजन मिलेगा। इससे हमें अर्थव्यवस्था की ज्यादा सच्ची और सच्ची तस्वीर मिलेगी। इसमें एक और तकनीकी बदलाव की बात हो रही है, डबल डिफ्लेशन मेथड। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है, इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? बिल्कुल, इसे एक बेकरी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी की असली वृद्धि, रियल ग्रोथ नापना चाहते हैं। ठीक है। की कीमत 10% बढ़ी, लेकिन उसे बनाने में लगने वाले आटे और बिजली की कीमत 12% बढ़ गई, तो आपका वैल्यू एडिशन या मुनाफा असल में घटा है, बढ़ा नहीं। अच्छा, तो आउटपुट के साथ इनपुट की महंगाई को भी देखना है। एग्जैक्टली, डबल डेफ्लेशन मेथड यही करता है। ये रियल जीडीपी की गणना करते समय महंगाई के असर को आउटपुट यानी ब्रेड की कीमत और इनपुट यानी आटे की कीमत दोनों से अलग-अलग हटाता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे हमें वैल्यू एडिशन की एकदम साफ तस्वीर मिलती है। पहले हम सिर्फ सिंगल डेफ्लेशन इस्तेमाल करते थे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा दिखती थी, क्योंकि हम इनपुट की बढ़ती कीमतों को ठीक से अकाउंट फॉर नहीं कर रहे थे। अब ये सुधार उस आलोचना को दूर करेगा और हमारी जीडीपी के आंकड़े और ज्यादा विश्वसनीय होंगे। अब आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी की ओर बढ़ते हैं। गृह मंत्री ने एक आतंकवाद रोधी सम्मेलन में लॉस्ट, लूटेड एंड रिकवर्ड फायरआर्म डेटाबेस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस लॉन्च किया है। जी, इसका मकसद एक अभेद्य आतंकवाद रोधी ग्रिड, एन इम्पेनेट्रेबल एंटी टेररिज्म ग्रिड बनाना है। ये ग्रिड कैसे बनेगा? ये बनेगा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और डेटा शेयरिंग से। इस सम्मेलन में निदान यानी नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स और नैट ग्रिड जैसे डेटाबेस के अनिवार्य उपयोग का आह्वान किया गया है। ये काम कैसे करेगा? एक आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब अलग-अलग राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियां एक दूसरे से रियल टाइम में जानकारी साझा कर पाएंगी। उनके बीच जो साइलोज थे वो टूटेंगे। कोई उदाहरण? बिल्कुल, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पुलिस को एक आतंकवादी से एक पिस्तौल मिलती है। अब इस नए डेटाबेस के जरिए वो तुरंत उस पिस्तौल का सीरियल नंबर डालकर पता लगा सकते हैं कि क्या ये वही पिस्तौल है जो कुछ महीने पहले कश्मीर में किसी सुरक्षा बल से लूटी गई थी। वाह! इससे आतंकवादियों, गैंगस्टरों और नशा तस्करों के बीच के गठजोड़ और उनकी पूरी सप्लाई चेन का पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा। एक बहुत बड़ा कदम है। रक्षा और सुरक्षा से एक और बड़ी खबर है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु पनडुब्बी INS अरीघाट से K4 SLBM का सफल यूजर ट्रायल किया है। SLBM का मतलब है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। जी, और ये भारत की परमाणु निवारण क्षमता, न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए एक मील का पत्थर है। ये भारत के लिए इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों है? ये भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को विश्वसनीय बनाता है, जो हमारी परमाणु नीति का आधार है। भारत की नीति नो फर्स्ट यूज की है। मतलब हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। जी, लेकिन अगर किसी ने हम पर हमला किया तो हम जवाबी हमला करेंगे, जो इतना भयानक होगा कि दुश्मन पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इसी को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। लेकिन इसके लिए पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइल ही क्यों जरूरी है? हम जमीन या हवा से भी तो जवाबी हमला कर सकते हैं। क्योंकि जमीन पर मौजूद मिसाइल साइलो और हवाई पट्टियों का दुश्मन को पता होता है। वो पहले हमले में उन्हें ही निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। लेकिन एक पनडुब्बी महीनों तक समुद्र की गहराई में चुपचाप छिपी रह सकती है। अच्छा, उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। इसलिए अगर हमारे जमीनी और हवाई परमाणु ठिकाने तबाह भी हो जाएं, तब भी ये पनडुब्बी जवाबी हमला करके दुश्मन को नष्ट कर सकती है। यही एक क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक की गारंटी है। ये जो K4 मिसाइल है, ये हमारी पुरानी पनडुब्बी मिसाइलों से कैसे बेहतर है? रेंज सिर्फ 750 किलोमीटर थे। इस कम रेंज की वजह से हमारी पनडुब्बी को दुश्मन के तट के बहुत करीब जाना पड़ता था, जिससे उसके पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता था। ठीक है। लेकिन K4 की रेंज 3500 किलोमीटर है। इसका सामरिक महत्व ये है कि अब हमारी पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी के बैस्शन में, यानी अपने सुरक्षित और गहरे पानी में छुपे रहकर भी चीन और पाकिस्तान के बड़े शहरों को निशाना बना सकती हैं। ये भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज करता है। चलिए अब पर्यावरण की ओर चलते हैं, जहां अरावली रेंज को लेकर एक चिंताजनक खबर है। सरकार 1 साल की चर्चा के बाद भी अरावली की एक समान तकनीकी परिभाषा, अ यूनिफॉर्म टेक्निकल डेफिनेशन, को अंतिम रूप नहीं दे पाई है।
ये परिभाषा का पेंच क्या है? ये लड़ाई सिर्फ एक परिभाषा की नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि दिल्ली एनसीआर का ग्रीन लंग यानी फेफड़ा कितना बड़ा या छोटा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक समिति की 100 मीटर नियम 100 मीटर रूल की सिफारिश को स्वीकार किया था। इसके अनुसार 100 मीटर से ऊंचे भूभाग को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा और उसे कानूनी सुरक्षा मिलेगी। पर्यावरणविद इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस 100 मीटर नियम में क्या खामी है? 100 मीटर तो काफी ऊंचा होता है। खामी ये है कि ये परिभाषा केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को सुरक्षा देती है, लेकिन एक पहाड़ी का इकोसिस्टम सिर्फ उसकी चोटी नहीं होती, उसकी तलहटी, फुटहिल्स, निचली लकीरें और बीच के अंतराल भी उतने ही जरूरी होते हैं। ये नियम उन सब को सुरक्षा के दायरे से बाहर कर देता है। और ये निचले क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है? यही निचले क्षेत्र भूजल पुनर्भरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बारिश का पानी यहीं से जमीन में जाता है और यही पूरा इकोसिस्टम थार मरुस्थल के विस्तार को दिल्ली की तरफ आने से रोकने में एक प्राकृतिक बाधा के रूप में काम करता है। तो इसका असली मकसद क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी वर्गीकरण है? पर्यावरणविदों का आरोप है कि ये 100 मीटर की परिभाषा निचली ढलानों और तलहटी में रियल एस्टेट और खनन माइनिंग गतिविधियों की अनुमति देने के लिए एक सुविधाजनक लूप होल है। ये ग्रे जोन्स बनाकर पारिस्थितिक विनाश को कानूनी रूप देने जैसा है। पर्यावरण से एक अच्छी खबर भी है। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के वैज्ञानिकों ने सिक्किम में स्प्रिंगटेल की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम नीलूस सिक्किमेंसिस रखा गया है। ये स्प्रिंगटेल क्या होते हैं? स्प्रिंगटेल बहुत ही छोटे, लगभग सूक्ष्म आर्थ्रोपॉड होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं। प्रीलिम्स के लिए ये खोज 3 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है वो 3 कारण? पहला, ये भारत में नीलूस जीनस का पहला रिकॉर्ड है। दूसरा, ये बहुत अच्छे जैव संकेतक बायो इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब मिट्टी में इनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से मिट्टी के स्वास्थ्य और प्रदूषण के स्तर का पता चलता है। अगर मिट्टी प्रदूषित है तो ये वहां जिंदा नहीं रह पाते। और तीसरा कारण? तीसरा कारण है इसका अनुकूलन, एडेप्टेशंस। ये प्रजाति बहुत छोटी और बिना आंखों वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मिट्टी की गहरी अंधेरी परतों में रहने के लिए विकसित हुई हैं, जहां आंखों की कोई जरूरत नहीं है। ये एवोल्यूशन इन एक्शन का बेहतरीन उदाहरण है। अब सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस से जुड़े कुछ मुद्दों पर आते हैं। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बीच डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह में कमी तो आई है, लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा जैसे राज्य अभी भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं। जी, राष्ट्रीय दर NFHS 5 में 47% से घटकर 23.3% हो गई है, जो अच्छी बात है। लेकिन ये नेशनल एवरेज है, जो असल समस्या को छुपा लेता है। कुछ राज्यों में स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है। द हिंदू का एक संपादकीय इस पर क्या कहता है? वो संपादकीय इसका बहुत गहरा विश्लेषण करता है। वो कहता है कि बाल विवाह का सीधा संबंध धन शिक्षा के गठजोड़ से है। आंकड़े दिखाते हैं कि सबसे गरीब 20% परिवारों की 40% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, जबकि सबसे अमीर 20% परिवारों में ये आंकड़ा सिर्फ 8% है। ये साफ दिखाता है कि ये एक सामाजिक नहीं बल्कि एक आर्थिक समस्या ज्यादा है। संपादकीय में कानूनों को लेकर भी कुछ आलोचना की गई है। हाँ, और ये मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। संपादकीय का तर्क है कि POSSEO जैसे दंडात्मक कानून, प्यूनिटिव लॉज, अक्सर उल्टा असर करते हैं। दे बैकफायर। कैसे? कई बार किशोर किशोरियां, मान लीजिए 16-17 साल के, अपनी सहमति से संबंध बनाते हैं या घर से भाग जाते हैं, लेकिन कानून इसे अपराध बना देता है। ऐसे में परिवार गिरफ्तारी और सामाजिक बदनामी से बचने के लिए जल्दी में उनकी शादी करवा देते हैं, जिससे बाल विवाह और बढ़ जाता है। तो फिर समाधान क्या है? अगर सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है तो क्या करना चाहिए? समाधान एक होलिस्टिक अप्रोच में है। पश्चिम बंगाल की कन्याश्री जैसी योजना है जो लड़कियों को स्कूल में बनाए रखने के लिए कैश ट्रांसफर करती हैं, सफल रही हैं। लेकिन सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है। और क्या चाहिए? इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश करना होगा, जैसे स्कूलों तक आने जाने के लिए सुरक्षित परिवहन और स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और कार्यात्मक शौचालय। जब तक शिक्षा सुरक्षित और सुलभ नहीं होगी, तब तक लड़कियां स्कूल छोड़ती रहेंगी और बाल विवाह का शिकार होती रहेंगी। सामाजिक न्याय से ही जुड़ा एक और परेशान करने वाला डेटा सामने आया है।
2019 2019 और अक्टूबर 2025 25 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय 470 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि हमारे यहाँ मैला ढोने पर कानूनन रोक है। यहीं पर एक कानूनी लूप होल है जिसका अक्सर दुरुपयोग होता है। द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013। जी, ये एक्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसका मतलब है सूखे शौचालयों की हाथों से सफाई, पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। लेकिन यही कानून सीवरों की खतरनाक सफाई, हैजर्डस क्लीनिंग की अनुमति देता है, बशर्ते सुरक्षात्मक गियर प्रदान किया जाए। अच्छा, तो ये हैजर्डस क्लीनिंग वाला क्लॉज एक लूप होल है। बिल्कुल। अक्सर ठेकेदार बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मजदूरों को जहरीली गैसों से भरे सीवर में उतार देते हैं और बाद में इसे एक दुर्घटना बता दिया जाता है। सरकार की नमास्ते योजना का लक्ष्य 0 मृत्यु है, लेकिन ये आंकड़े एक बड़े कार्यान्वयन अंतर, इम्प्लीमेंटेशन गैप को दर्शाते हैं। चलिए अब कुछ सकारात्मक खबरों की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किया। हाँ, और इन विजेताओं में एक प्रमुख नाम है बिहार के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का, जिन्हें उनके रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 श्रेणियों में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ये युवा प्रतिभाओं को पहचानने और प्रोत्साहित करने का एक बहुत अच्छा मंच है। चलिए अब दिन भर की इन सभी चर्चाओं से प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स को एक कॉन्वर्सेशनल रिकैप में रिवाइज करते हैं। आप एक टॉपिक का नाम लीजिए, मैं उससे जुड़ा की फैक्ट बताता हूं। शुरू करें नीलस सिक्किमेंसिस से। नीलस सिक्किमेंसिस, मुझे याद है, ये भारत में नीलस जीनस का पहला रिकॉर्ड है। सिक्किम में मिला है और मिट्टी के स्वास्थ्य का एक बेहतरीन बायो इंडिकेटर है। सही? एकदम सही। अब मेरी बारी। K4 मिसाइल, ये एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM है। रेंज है 3500 किलोमीटर्स, परमाणु सक्षम है और हमारी अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों पर तैनात होगी। बहुत बढ़िया। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इसमें 4 श्रेणियां हैं: विज्ञान रत्न, लाइफ टाइम, विज्ञान श्री, विशिष्ट, विज्ञान युवा 45 वर्ष से कम और विज्ञान टीम। और पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए प्रोफेसर जयंत नार्लिकर का नाम है। फैंटास्टिक। अब सोमालीलैंड, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक गैर मान्यता प्राप्त राज्य था जिसे हाल ही में इजराइल ने मान्यता दी है और इसकी राजधानी हरगेसा है। बिल्कुल। अच्छा, CCO के बारे में बताइए, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। CCO अब कंपनियों को सीधे खदान खोलने की मंजूरी नहीं देगा। ये शक्ति अब कंपनी के बोर्ड को दे दी गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। और आखिर में VBG रामजी एक्ट, ये MGNREGA की जगह लाया गया है। 125 दिन के काम की गारंटी देता है और इसमें केंद्र राज्य की फंडिंग 60:40 की है, जिस पर कुछ